Assalamu alaikum students. My name is Hamad Raza. I am second year MBBS student at Nishtar Medical University मुल्तान। MDCAT 2023 के सिलेबस में जो एक सब्जेक्ट इंक्लूड है लॉजिकल रीजनिंग, 6 MCQs आपके इसमें से आने हैं और लॉजिकल रीजनिंग के फर्दर 6 पोर्शंस हैं। इसका जो सबसे पहला पोर्शन है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। आज हम इस क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। द टर्म क्रिटिकल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोज मीनिंग एबल टू जज और डिसर्न। वो कहता है जो वर्ड क्रिटिकल है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड क्रिटिकोज से निकला है और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एबल टू जज और डिसर्न। जज का मतलब होता है परखना, डिसर्न का मतलब होता है समझना। यानी एक ऐसा शख्स जिसके अंदर समझने और परखने की अच्छी सलाहियत मौजूद है तो वो एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर है। आगे वो कहता है इट इज़ द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ एन इशू इन ऑर्डर टू फॉर्म अ जजमेंट। अब आपके पास कोई भी इशू आ गया, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई और आपने उसकी जजमेंट बनानी है, आपने किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचना है, किसी ना किसी हल पर पहुंचना है, सही है। लेकिन आप कैसे पहुंचेंगे? आप एनालिसिस करेंगे उस इशू का, आप उसकी इवेल्युएशन करेंगे, सही है। और कैसे करेंगे? ऑब्जेक्टिवली करेंगे। ये बात आगे फर्दर मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। आगे वो हमें क्या कहता है? आगे वो हमें कहता है क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्स यू टू यूज़ योर एबिलिटी टू रीज़न। आपने क्या करना है? आपने जब भी किसी मसले का हल देना है, किसी बात का हल देना है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए, सही है। इट इज़ अबाउट बीइंग एन एक्टिव लर्नर रेदर देन पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ उसने दो टर्म्स यूज़ किए हैं। वो कहता है एक शख्स एक्टिव लर्नर है, एक शख्स पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अब ये दोनों क्या हैं? इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सही है। एक शख्स आपके पास आया, उसने आके आपको कहा कि भाई जो जनरल अयूब खान है वो पाकिस्तान की तारीख का कामयाब तरीन सदर और ताकतवर तरीन सिपा सलार था। उसने दो चार मिसालें कोट की। आपने फ़ौरन क्या किया? उसकी बात के ऊपर यकीन कर लिया। यानी कि आप क्या बन गए? आप एक पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बन गए। किसी शख्स ने आपको कोई भी आके इन्फॉर्मेशन दी, आपने उसकी बात के ऊपर यकीन कर लिया। लेकिन अब एक दूसरा सिनेरियो, इसी तरह वही शख्स आया, उसने आपको यही बातें आकर बताई, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसकी बात पर फौरी तौर पर यकीन नहीं किया। आपने नेशनल मीडिया का यूज़ किया, इंटरनेशनल मीडिया का यूज़ किया, आपने हिस्ट्री के ऊपर बुक्स पढ़ी, तब आपने डिटरमिन किया कि भाई ये वैदर के जो जनरल अयूब खान है वो पाकिस्तान की तारीख का ताकतवर तरीन सदर था या नहीं था। अब यहाँ बात ये नहीं हो रही कि आपने कि जनरल अयूब खान पाकिस्तान की तारीख का ताकतवर तरीन सदर था या नहीं। यहाँ बात ये हो रही है कि आपने उस इन्फॉर्मेशन को कैसे लिया, आपने उस नॉलेज को कैसे लिया। क्या आपने सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन कर लिया? अगर तो आपने सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन कर लिया तो आप भी क्या हैं? पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन रखने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक एक्टिव लर्नर हैं तो फिर आप उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे, आप उस चीज़ को इवेल्युएट करेंगे, आप उस चीज़ के ऊपर एनालाइज करेंगे, आप उस चीज़ के ऊपर मुख्तलिफ रिसोर्सेज से मुख्तलिफ रेफरेंस से नॉलेज इकट्ठा करेंगे और फिर आप किसी नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे। आगे वो कहता है क्रिटिकल थिंकर्स रिग्रेसली क्वेश्चन आइडियाज़ एंड अजम्पशंस, ठीक है, रेदर देन एक्सेप्टिंग देम एट फेस वैल्यू। अब जो लोग अच्छे क्रिटिकल थिंकर होते हैं वो क्या करते हैं? उनके सामने कोई भी आइडियाज़, कोई भी असम्पशंस, कोई भी ख्यालात आते हैं तो उसको फ़ौरी तौर पर यकीन नहीं कर लेते। मिसाल के तौर पर आपके पास दो लोग आते हैं, एक शख्स आपको कहता है कि भाई इमरान खान उम्मत मुसलमा का लीडर है और उसने दो चार उसकी मिसालें दी, आपने उस बात के ऊपर यकीन कर लिया कि हाँ भाई इमरान खान तो उम्मत मुसलमा का लीडर है। बस आपने इसके ऊपर खुद से कोई रिसर्च नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि भाई ख्वाह उसने पूरी उम्मत मुसलमा के लिए कोई काम किया है, ख्वाह इसी उसको अपना लीडर मानती है या नहीं। सिमिलरली आपके पास एक और केस आया कि भाई नवाज शरीफ एक करप्ट लीडर है। आपने कहा बस ठीक है कि भाई फ़लाँ शख्स ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया हुआ था और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा था कि नवाज शरीफ एक करप्ट लीडर है और एक शख्स ने स्टेटस पे डाला हुआ था कि नवाज शरीफ एक करप्ट लीडर है और एक एंकर ने अपने ट्विटर पे डाला हुआ था या उसने अखबार के अंदर बयान दिया हुआ था कि भाई ये नवाज शरीफ एक करप्ट लीडर है, तो आपने उसको मान लिया। तो ऐसा करने वाला शख्स एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने कोई भी आइडियाज़, कोई भी अजम्पशंस, जो भी चीज़ आ रही है वो उसको फ़ौरी तौर पर कबूल कर रहा है। अब जो क्रिटिकल थिंकर होगा वो क्या करेगा? आगे वो हमें उसके बारे में बताता है। दे विल ऑलवेज सीक टू डिटरमिन वेदर द आइडियाज़, आर्गूमेंट्स एंड फाइंडिंग रिप्रेजेंट द इंटायर पिक्चर। ये बड़ी मज़े की बात लिखी हुई है, ये मैं आपको समझाता हूँ इस लाइन में वो क्या कहना चाह रहा है। आपने एक बात सुनी होगी कि भाई तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं और सिक्के की हमेशा दो साइड्स होती हैं, सही है। ये बात उसी के बारे में है। जो एक क्रिटिकल थिंकर होता है वो ये सोचता है कि जो नॉलेज मुझे दिया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे बताई जा रही है, जो चीज़ें मुझे दिखाई जा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ सिक्के की एक साइड हो, मुझे सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाया जा रहा हो, मुझे तस्वीर के दूसरे रुख से बेखबर रखा जा रहा हो। तो क्रिटिकल थिंकर इस बारे में गौर करता है।
फिर वो खुद से डाटा इकट्ठा करता है, मुख्तलिफ रेफरेंसेस यूज़ करता है, लिंक्स यूज़ करता है, मीडिया यूज़ करता है, बुक्स यूज़ करता है, हिस्ट्री यूज़ करता है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया यूज़ करता है। और फिर वो जब तस्वीर की दोनों साइडें देख लेता है, सिक्के की दोनों साइडें देख लेता है, फिर वो किसी नतीजे के ऊपर पहुँचता है। फिर वो किसी और फिर वो ये मतलब कि जजमेंट देता है अपनी कि भाई मेरी क्या जजमेंट है। ऐसा करता है कौन? एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर, ठीक है। Critical thinkers will identify, analyze and solve problems systematically rather than by इंट्यूशन। अब वो क्या कह रहा है जो एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर होगा वो क्या करेगा, उसके पास कोई भी प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले वो उसकी आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसके बाद वो उसका एनालिसिस करेगा, उसके बाद वो उस प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉल्व करेगा रेदर देन बाय इंट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका इंट्यूशन, इसका मतलब होता है वजदान। वजदान का क्या मतलब होता है? भाई आपके सामने कोई भी सिचुएशन आई है तो आपने बगैर सोचे समझे, बगैर नताइज की परवाह किए, बगैर बगैर कुछ देख के आपने जज्बात में आके फ़ैसला ले लिया, इसको कहते हैं इंट्यूशन, ठीक है। जो एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर है वो कभी भी ऐसा फ़ैसला नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे आगे हम बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक प्रॉब्लम आया कि भाई एक बच्चा था वो स्कूल में ड्रग्स बेचता, वो पकड़ा गया था, उसका पूरा नेटवर्क है, अब क्या किया जाए। तो अब आप अगर आप गुस्से वाली तबीयत के मालिक हैं तो आपने फौरी तौर पर उस एमसीक्यू उस ऑप्शन को टिक किया जिसमें लिखा हुआ था कि उस बच्चे को और उन तमाम को स्कूल से भी निकाल दिया जाए, फ़ौरन पुलिस के हवाले कर दिया जाए, इसके अलावा उनके घर वालों के नाम भी पुलिस वालों को दे दिए जाएँ। आपने ऐसा नहीं करना। एक और शख्स है जो कि एक बहुत ज़्यादा ठंडी तबीयत का मालिक है, उसने किस एमसीक्यू के ऑप्शन पे टिक करना होगा, वो टिक करेगा कि भई बस क्या किया जाए कि कोई बात नहीं, उसको माफ़ कर दिया जाए और कोई बात नहीं, वो बच्चा अपनी तालीम जारी रखे और मामले को दबा दिया जाए। आपने वो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना जो आपके मुताबिक बेहतरीन हो, बल्कि आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो असल में उस मसले के हल के मुताबिक बेहतरीन हो। अब सिमिलरली हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यू है, 5 क्लास का बच्चा भी इसका आंसर कर देगा। अब वो कहता है आइडेंटिफाई द ओड वन, आपने इनमें से डिफरेंट बताना है। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन हमारे पास है कैट, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है काऊ, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है क्रो, चौथा ऑप्शन हमारे पास है शीप। अब हमने देखा कि भाई जो पहले 3 ऑप्शन हैं वो सी से बन रहे हैं, चौथा ऑप्शन एस से बन रहा है, तो हमने फौरी तौर पे क्या किया, शीप को टिक कर दिया कि भाई जो हमारा करेक्ट आंसर है वो शीप बनना चाहिए, सही है। ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। शीप का आंसर सेलेक्ट करने के पीछे आपकी रीज़न क्या थी? आपके पास कोई रीज़न नहीं थी। आपने बस ये देखा कि भई जो पहले 3 है वो किस तरह सीक्वेंस में सी से बन रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे और आखिर में जो शीप है एक डिफरेंट वर्ड एस से आ गया तो आपने उसको सेलेक्ट कर दिया, नहीं। अब आप अपना माइंड यूज़ करेंगे। आपने अपना माइंड यूज़ किया कि भई कोई से मतलब हमने वो चीज़ इनमें से 3 ऑप्शन है वो सेम है और 1 ऑप्शन डिफरेंट है। वो जो ऑड ऑप्शन है, डिफरेंट ऑप्शन है, उसको हमने आइडेंटिफ़ाई करना है। अब आपने देखा भई कैट है, कैट एक एनिमल है। इसके बाद आपने देखा काऊ, काऊ भी एक एनिमल है। उसके बाद आपने देखा क्रो कि भाई नहीं, 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 कौवा तो एक परिंदा है, वो तो एक एनिमल नहीं है। इसके बाद आपने देखा शीप, ये भी एक एनिमल है। अब आपने एक रीज़निंग देना शुरू की कि भई अब हम जो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्रो। हमने क्रो को किस बेस के ऊपर सेलेक्ट किया? हमने क्रो को इस बेस के ऊपर सेलेक्ट किया भाई जो कैट, काऊ और शीप हैं ये तीनों एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, सही है। जबकि जो क्रो है वो एक परिंदा है, वो अपने बच्चों को दूध नहीं देता और मतलब बायो के लिहाज से आपने इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया। तो इसका जवाब सही जो इसका जवाब बनेगा वो क्रो है। अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं भई मेरे मेरे लॉजिक में तो ये था कि भाई अगर 3 ऑप्शन सी से बने और 1 ऑप्शन एस से बन रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब सिमिलरली आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है भाई आइडेंटिफाई द ओड वन। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो उन्होंने दिया हुआ है बुक और जो सेकंड ऑप्शन है वो उन्होंने दिया हुआ है इंडेक्स, थर्ड ऑप्शन जो उन्होंने दिया हुआ है वो उन्होंने पेजेस दिए हुए हैं और जो फोर्थ ऑप्शन है वो उन्होंने क्या दिया हुआ है, समरी। अब आपको पता है कि भाई जो इंडेक्स है, जो समरी है, जो पेजेस हैं, दे आर द पार्ट्स ऑफ बुक। जबकि जो एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन में बुक मौजूद है तो आप किसे सिलेक्ट करेंगे? आप फौरी तौर पर बुक को सिलेक्ट कर देंगे। इसकी रीज़न क्या होगी? जो बाकी 3 ऑप्शन है वो पार्ट्स ऑफ बुक हैं, जबकि जो बुक है वो उनसे डिफरेंट हो गई है। अब सिमिलरली आपके पास एक और एमसीक्यू आ गया है, उसमें उसने क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द ओड वन। इस तरह के एमसीक्यू तो आपके इस तरह का एक एमसीक्यू आपके पेपर में ज़रूर आएगा। बेसिकली जो हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं ये कुछ एमसीक्यू इसमें से आगे लॉजिकल डिडक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन या उस वगैरह में से भी हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आप लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो लॉजिकल डिडक्शन का हो, लॉजिकल प्रॉब्लम का हो, कॉज एंड इफेक्ट का हो, कोर्स ऑफ एक्शन का हो, लेटर और सिंबल सीरीज़ का, उसके अंदर आपको क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली आपकी कॉमन सेंस ही है, ठीक है। अब आगे देखें, अब 2-3 मिसालें आपके सामने रखी जा रही हैं भाई।
इज़ अमेरिका गुड स्टेट फॉर द मुस्लिम्स? आपसे पूछा जाए कि भाई क्या अमेरिका मुसलमानों के लिए एक बेहतर रियासत है या नहीं, यानी ये उस एतबार से पूछा जा रहा है भाई क्या अमेरिका का मुस्लिम ममालिक के साथ रवैया सही है या नहीं। अब आपने क्या किया, आपने फ़ौरी तौर पर सोचा कि भाई अमेरिका तो एक बड़ा अच्छा कंट्री है, तमाम ममालिक के हकूक़ का ख्याल रखता है, जबकि दूसरी तरफ आपके जहन में आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं, अमेरिका ने तो मुस्लिम ममालिक के साथ जंगें की हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देना है। आपके सामने आपको एक ऐसा शख्स मिलता है जो कि थोड़ी सी लिबरल सोच का मालिक है। वो आपको क्या कहता है, वो आपको कहता है कि भाई नहीं नहीं, अमेरिका तो एक बहुत अच्छा मुल्क है और वो नेशनैलिटी और रिलीजियस इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर चलता है। लेकिन आपने फिर क्या किया, आपने खुद इसके ऊपर रिसर्च की। जब आपने रिसर्च की तो आपको पता चला कि भाई जो अमेरिका था उसने नीटू बना के बाकायदा तौर पर शाम के अंदर अटैक किया और हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया और उनके ऑयल रिजर्व्स के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। सिमिलरली उसने इराक़ के ऊपर भी हमला किया और हज़ारों मुसलमानों का कत्ल किया। सिमिलरली उसने अफ़गानिस्तान के अंदर भी कत्ल किया। अब इतने हज़ारों अफ़राद का कत्ल किया। अब ये बातें आप किस बेस पे कर रहे हैं? ये आपकी सुनी-सुनाई बातें नहीं हैं। ये उन्होंने प्रॉपर मिशन प्लान किया, इस बारे में उनकी प्रॉपर बुक्स लिखी जा चुकी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट कर चुका है, ठीक है? बहुत सारी वेबसाइट्स इसके ऊपर कॉलम लिख चुकी हैं। इस बात के वीडियोज़ में, ऑडियोज़ में, फ़ोटोज़ की फ़ॉर्म में बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, ठीक है ना? ये कोई भी असम्पशन नहीं है, कोई भी ख़्याल नहीं है, किसी के मुँह की कही हुई बात नहीं है, ठीक है? तो अब इज़ अमेरिका गुड स्टेट फॉर द मुस्लिम? तो इसका जवाब हुआ नो। अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि भई क्या अमेरिका मुसलमानों के लिए एक अच्छी रियासत है, तो आप नो का इंतखाब करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने हमेशा से मुसलमानों के साथ ज़ुल्म किया है, ठीक है? अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। वो कहता है वाज़ जनरल बाजवा आ गुड क्यों? भई क्या जनरल बाजवा एक अच्छा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ था? अब आपने इस चीज़ से हट के देखना है कि भई आप एक पीएमएलएन के सपोर्टर हैं, आप एक पीटीआई के सपोर्टर हैं। आपने सोचा कि भई अगर आप एक पीएमएलएन के सपोर्टर हैं तो आप कहेंगे हाँ भाई, जनरल बाजवा एक बहुत अच्छा सपोर्टर था, क्योंकि आखिरी टाइम में आके शायद हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई थी उसमें जनरल बाजवा जो था वो शायद इनको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अगर आप सिमिलरली अगर आप किसी पीटीआई वाले शख्स से मिलते हैं कि भई, लेकिन वो आपको कहता है कि नहीं नहीं, जनरल बाजवा तो एक अच्छा शख्स नहीं था, वो गद्दार था, वो या वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। अब ना ही आपने उसकी बात सुननी है, ना ही आपने उसकी बात सुननी है। आपने देखना है कि क्या कोर्ट से बाकायदा तौर पर कोई फ़ैसला आया जिसमें जनरल बाजवा को बुरा या गद्दार डिक्लेयर किया गया हो। क्या हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या मतलब हाज़िर सर्विस किसी भी इंटेलिजेंस इदारे ने या फिर जो वज़ारत दाखिला होती है, क्या उसने कोई भी ऐसी बात की? ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इसके ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, उसके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं बना हुआ। तो इसका जवाब होगा येस कि जनरल कमर जावेद बाजवा वाज़ अ गुड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि भई इज़ टीटीपी डूइंग राइट? अब अगर आप एक जिहादी सोच के मालिक शख्स हैं और आप कहते हैं कि भई नहीं भई, जो टीटीपी है वो तो बिल्कुल सही कर रही है और जिहाद देखिए, हम सबको पता है कि जो जिहाद है हमारे इस्लाम का हिस्सा है। लेकिन आपने देखना है कि आपके मुल्क में उस चीज़ के बारे में कवानीन क्या हैं। अब जैसा कि आपको पता चलेगा कि भई जो आपका मुल्क है उसने ऑफ़िशियली टीटीपी के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, टीटीपी को काला-दम करार दिया हुआ है, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि टीटीपी डूइंग राइट। आप अपनी सोच को अपने पास रखेंगे। आपने वो देखना है कि भई इसके बारे में आपका मुल्क क्या कहता है, ऑफ़िशियल इदारे क्या कहते हैं, बुक्स क्या कहती हैं इसके बारे में, वेबसाइट्स क्या कहती हैं, जर्नल्स क्या कहते हैं, ठीक है? अब इस सिमिलरली लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, डज़ इस्लाम सपोर्ट टेररिज़्म? अब इसमें आपने क्या देखना है, आपने कोई भी अगर आपने अब इसके ऊपर रिसर्च करनी है। अब आपने किसी भी मुसलमान के अमल को नहीं देखना कि भई अगर कोई भी मुसलमान है जैसे अल-कायदा वाले या दाश वाले, वो अगर खुद कुछ धमाके करते हैं तो आप उसको टेररिस्ट कह दें, नहीं। आपने सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस्लाम की स्टडी करेंगे। जब आप इस्लाम की स्टडी करेंगे, आपने पूरे इस्लाम की स्टडी कर ली, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि भई इस्लाम टेररिज़्म को सपोर्ट करता हो। सिमिलरली बहुत सारी दुनिया में जो वेलफेयर की एसोसिएशंस हैं वो मुस्लिम्स चला रहे हैं और आपको पता है इस्लाम किसी भी तरह टेररिज़्म को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर एक मखसूस तबका ये बात कहता है कि भई इस्लाम टेररिज़्म को सपोर्ट करता है, तो वो एक मखसूस तबका कह रहा है। देखें, कोई भी ऑफ़िशियल मतलब जैसे यूएन है या ओआईसी है, उनमें से किसी ने भी आज तक ऐसी बात नहीं की कि इस्लाम टेररिज़्म को सपोर्ट करता है और आपको खुद को भी पता है कि इस्लाम टेररिज़्म को सपोर्ट नहीं करता। तो आपका भी जो एक सोच का ज़ाविया था और जो हमारे पास सारी नॉलेज हमारे पास इकट्ठा हुआ, तो उसमें भी हमें पता चल गया कि भई इस्लाम टेररिज़्म को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? तो वो यही बातें हमें इधर कर रहा है कि भई व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग? अ वे ऑफ सेपरेटिंग ट्रूथ फ्रॉम द फॉल्स। आपने अब क्रिटिकल थिंकिंग किया, आपने सही को गलत से अलहदा कर देना है। अब वो कहता है वी आर बेस्ड, वी डू नॉट क्वेश्चन थिंग्स। हम कभी भी सोचते नहीं हैं, हमें जो भी नॉलेज मिला हमने उसके ऊपर यकीन कर लिया। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, एवरीबॉडी थिंक्स दे आर राइट। अब हमें जो नॉलेज मिला, सुना हमने उसके ऊपर, अब एक शख्स है जिसकी बातों के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है, तो ये मेरी साइकोलॉजी है कि जब भी वो कोई भी बात करेगा मैं उसकी बात के ऊपर अंधा एतबार करूँगा, सही है। और हर शख्स समझता है कि वो ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको यही पॉलिटिकल पार्टीज़ की मिसाल दी थी कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, वो ये समझेगा कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ, नहीं भाई मैं ठीक हूँ।
सिमिलरली लोग होते हैं जैसे मुख्तलिफ बैंकिंग कंपनीज में काम कर रहे हैं, हर एम्प्लॉय आपको यही कहेगा कि भाई हमारा बैंक ऐसे है, हमारा बैंक ऐसे है, हमारा बैंक ऐसे है। ठीक है, तो आगे वो कहता है कि भाई वन मस्ट कीप एन ओपन माइंड, लुक एट द एविडेंस, वी आर सराउंडेड विद इन्फॉर्मेशन। एक शख्स को ओपन माइंड होना चाहिए। ओपन माइंड शख्स ये होता है कि वो सारों की बातें सुनता है, वो ये नहीं सोचता कि दूसरा मुझसे गलत है, वो ये सोचता है कि दूसरा मुझसे मुख्तलिफ है। आगे वो कहता है सम ऑफ डैट इन्फॉर्मेशन कैन बी रॉन्ग। अब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आपको पता है बहुत सारे लोग हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, अखबारों में छप के आ रही है, न्यूज़ पे आ रही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने उन लोगों से मिलना है जो कि हमारी बात के ऊपर यकीन नहीं रखते। टॉक टू द पीपल हु डिसएग्री यू। मिसाल के तौर पे आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हैं, जबकि आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर से मिलेंगे, आप उसके नज़रियात जानेंगे वो क्या कहता है, तो आपकी सोच का दायरा भी वसी होगा। क्वेश्चन योर ओन बिलीफ टू, कि जब आप उसकी बातें सुनेंगे फिर आपने एक दफ़ा खुद से सवाल करना है, क्या वो शख्स जो बातें कह रहा है वो सही है, क्या मैं जिन बातों के ऊपर यकीन रखता हूँ क्या वो बातें सही हैं, वो गलत है या मैं गलत हूँ। हाउ रिलायबल द सोर्सेज, आपने जिस सोर्स से बात को पढ़ा वो अब आप तक कोई खबर पहुँची है। मिसाल के तौर पे आप किसी बात की रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उस रिसर्च के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या आप फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर किसी शख्स का ट्वीट यूज़ करते हैं, या फिर आप कोई ऑफिशियल वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑफिशियल किताब यूज़ कर रहे हैं जो कि किसी मुसन्निफ़ की लिखी गई है। सही है। इसके बारे में आगे वो कहता है व्हाट आर द एविडेंसेस, उसके सबूत क्या हैं। डिड समवन गिव एन अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन। अब एक शख्स है, मिसाल के तौर पे आपको एक बात कर देता हूँ, सकूते ढाका की बात कर लेते हैं 1971 के बारे में। आप ये देखेंगे कि भाई क्या एक शख्स ने अपनी किताब में बताया कि भाई ये मामला हुआ, तो आपने ये देखना है क्या किसी शख्स ने इसी के मुकाबले में कोई तब्दील कहानी हमें बताई कि नहीं भाई ऐसे नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था। आगे वो कहता है भाई प्लीज़ क्वेश्चन व्हाट यू सी एंड सस्पिशियस ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तब आप सिर्फ सारी नॉलेज को, सारे डाटे को आप इवेल्युएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे। तब आपने खुद से पूछना है कि भाई क्या मैं पहले जिन बातों पर यकीन रखता था क्या वो अब भी सही हैं। एवरी थिंग यू सी ऑन इंटरनेट इज़ नॉट ट्रू। आखिरी बात वो यही कर रहा है कि भाई हम हर चीज़ जो इंटरनेट के ऊपर देखते हैं वो सच नहीं होती। सही है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की टॉपिक। तो पॉलिटिकल एग्जांपल्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ की कि आपको समझ अच्छी तरह आ जाए। तो कोई भी शख्स किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आगे बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ आएंगे। तो आज के लेक्चर में आपने ये सीखा कि आपके सामने जब भी कोई भी एक क्रिटिकल थिंकिंग का, एक लॉजिकल रीजनिंग का एमसीक्यूज़ आएगा तो आपने अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक उसको सॉल्व नहीं करना, बल्कि आपने उसका वो सोल्यूशन देना है जो प्रैक्टिकल में, रियलिटी में उसका बेस्ट सोल्यूशन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द हम क्रिटिकल थिंकिंग के एमसीक्यूज़ भी अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इंशाल्लाह ये हमारा लेक्चर और वो एमसीक्यूज़ की एक वीडियो आपके क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एनफ रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।